हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, पढ़ रहे हो केमिस्ट्री? कुछ समझ आना शुरू हो गया, लिंक बनना शुरू हो गया? पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था भी कैसे किसी के क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से उसके क्वांटम नंबर याद है ना? 4 क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सुनना दोबारा इंपॉर्टेंट है, उससे लिंक बन जाएगा, वो बेस है सारी केमिस्ट्री का। तो नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 13। आज का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होती है सिखाता हूं सारा। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये दो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। क्वांटम नंबर जब आपको सिखा दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दी सारी, राइट। वो पढ़ो, धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा जहां पे, आप मेरे से डाउट्स डिस्कस करने शुरू कर दो, ओके। वहां पे मैंने आपको 4 लेक्चर दे दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे लेक्चर नंबर 9 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे लेक्चर नंबर 10 था, 11 में मैंने सिखाया था पॉलीज रूल और होन्स रूल, और 12th में सिखाया था क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो ये चारों लेक्चर इंटरकनेक्टेड थे, इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मॉडर्न बन के आती है 1s 2s 2p वाली, वो सारी आपको सिखाते हैं, राइट। आराम से पढ़ो इन टॉपिक को, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाकी जो भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। हाँ, डाउट्स आएंगे जरूर, बट घबराओ नहीं, पढ़ोगे तो अपने आप ही आना शुरू समझ में हो जाएगा, पढ़ोगे नहीं तो फिर मुश्किल लगेगा ही लगेगा। सो नीड नॉट वरी, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, ओके। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाला पार्ट आज शुरू करने जा रहा हूँ। ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये पहले आता है लेकिन मैं इसे बाद में करवा रहा हूँ, इजी वाला टॉपिक है। पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे पहले वो सिखाए आपको, जिससे आपका बेस बनना था केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आज ये शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लेक्चर नंबर 13, ठीक है। पहले डाउट्स क्लियर कर लेना फिर आना, हालांकि इसका कनेक्शन नहीं है पिछले वालों से, पर फिर भी पहले लेक्चर क्लियर कर लो तो ये ईजी लगेगा। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? पहले लाइट के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है लाइट क्या होती है? कुछ सोचा लाइट के बारे में? हाँ, लाइट को मानते हैं वेव नेचर, राइट। तो पहले सबसे पहले बिगिनिंग में न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने बोला लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी होती है, उसे बोलते थे कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सी थ्योरी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। और वो कहीं पे भी पहुंच जाती है और उसमें एनर्जी होती है, और न्यूटन की थ्योरी थी। लेकिन न्यूटन ने जो जो पॉइंट्स उसके बारे में बोले थे वो सारे पॉइंट जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसलिए वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ज्यादा देर चली नहीं। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के जो सिद्धांत दिए, जो पॉइंट्स बताए, वो ज्यादा समय के लिए एस्टैब्लिश नहीं रहे। फिर मानने लग गए भी जो लाइट है, उसका रे नेचर है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। करे है ना दोनों टॉपिक आपने? तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये जो दोनों फिनोमिना है, ये हमने पढ़े थे 10th क्लास में। ये जो है फिनोमिनन, ये बेस्ड है रे नेचर ऑफ लाइट पे, ठीक है। मैं लिखवाता हूँ 1 by 1। फिर रे के बाद भी कुछ लोगों का मानना था भी रे भी पूरा नहीं है, तो एक हाइगन नाम के साइंटिस्ट ने लाइट का वेव नेचर दिया, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया। भी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी अच्छे से समझाऊंगा, पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर दिया लाइट का, वो डिस्कस करेंगे। फिर बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनसे एक बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो डिस्कस करेंगे। चलें फिर करें स्टेप बाय स्टेप। लिखने वाली बात अभी कुछ नहीं है, धीरे धीरे बताऊंगा क्या लिखना है। अभी आप सुनो, एंजॉय करो टॉपिक को, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है जी। चैनल हमारा लाइक कर रहे हो ना? वीडियोस को भी लाइक दिया करो। लाइक इज लाइक अ मोटिवेशन फॉर अस। लाइक्स कम आते हैं 11th की वीडियोस में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप सारे टीचर्स भूल जाओगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। ये 100% कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप पढ़ने वाले होने चाहिए।
अच्छा बच्चों, आपको ये भी बताना था, हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ जूम सेशन पे, राइट? तो जूम सेशन पे लाइव क्लासेस होंगी, वहां पे आपके डाउट्स लेंगे, तो आप अपने डाउट्स प्रिपेयर रखिए। मैं जल्दी ही लाइव सेशन पे आऊंगा और आपके डाउट्स लेंगे, जितने भी आपने लेक्चर पहले कवर कर लिए, तो पहले आप कवर कर लो, डाउट सारे इकट्ठे कर लो, फिर लाइव सेशंस पे आके ले लेंगे। और जल्दी ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है? चलें आगे। चलो जी, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले लाइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन is made up of particles called, क्या बोलते थे उन पार्टिकल्स को? कॉर्पसल्स। Light according to Newton is made up of particles called corpuscles, and this theory is known as कौन सी थ्योरी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इतनी अब इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इतिहास में से क्या क्या हुआ, है ना? इतिहास का मतलब समझते ना, पुरानी चीजों में क्या हुआ। जैसे बाहुबली 2 देखने का मतलब तभी आएगा अगर बाहुबली 1 देखी हो। बाहुबली तो देखिए ना सबने, तो पार्ट 2 देखने का मतलब तभी आता है अगर पार्ट 1 पता हो। सीक्वल किसी मूवी का देखने में तभी नजर आता है अगर पिछली मूवी देखी हो, राइट? तो लाइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन किससे बनी होती है? पार्टिकल से बनी होती है। पार्टिकल को कॉर्पसल्स बोलते थे, थ्योरी को क्या बोलते थे? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। क्या होगी जी ये थोड़े दिनों बाद? फेल होगी। इट फेल्ड। क्यों हुई? वो बहुत सारे कारण थे, वो हम उनमें डिटेल में नहीं जाएंगे, तो पूरा कॉर्पस्कुलर में टाइम लग जाएगा। देन हम कुछ मानते हैं, जैसे रे नेचर ऑफ लाइट होता है। रे नेचर ऑफ लाइट मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट। ये लाइट किस में जाती है? स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे आप दो चीजें प्रूव करते थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव होते हैं कौन से नेचर से? रे नेचर ऑफ लाइट से। पर हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये तो पुरानी बातें हैं सारी। आज की बात क्या है? नई बात क्या है? नई बात है हमारी सी हाइगन। हाइगन की स्पेलिंग है, साइंटिस्ट का नाम है HUYGEN। प्रपोज्ड वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या प्रपोज किया उसने? वेव नेचर ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रख लो। सी हाइगन नाम, क्या प्रपोज किया? वेव नेचर ऑफ लाइट, राइट बेटा? तो वेव क्या होता है? डिस्टर्बेंस को बोलते हैं। डिस्टर्बेंस समझते हो ना? जैसे एक स्टिल लेक है, लेक मतलब एक पानी का है सरफेस, कोई भी पॉन्ड है, लेक है, चप्पड़ है पानी का, और आप उसमें एक पत्थर फेंकते हो तो उसमें सर्कल्स बनने शुरू हो जाते हैं। देखा आप लोगों ने? तो जो सर्कल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, वो डिस्टर्बेंस है, तो वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल होनी शुरू हो जाती है। अगर डिस्टर्बेंस का मतलब उसमें एनर्जी ट्रेवल करती है, वेव के अंदर क्या ट्रेवल करती है? एनर्जी। लेकिन अगर आप किसी पार्टिकल को सर्कल के अंदर रख के देखो ना, कोई लकड़ी के टुकड़े को कॉक बोलते हैं उसे, तो वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा। जो वुडन पीस है वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा या लेफ्ट राइट मूव कर देगा। उससे ये पता चलता है भी पार्टिकल्स वेव में ट्रेवल नहीं करते, एनर्जी ट्रेवल करती है। जैसे आप एक रस्सी को एक एंड से बांध के उसे ऐसे एक स्लिंग दो, मतलब एक उसको झटका दो, तो उसमें वेव बन जाएगी। वेव बन जाएगी ना?
बट रस्सी तो नहीं वहीं जा रही यार, रस्सी की जगह चेन ले लो कोई, तो चेन में वो छोटे छोटे रिंग से जुड़ी होती है ना, जिसे हम संगल बोलते हैं पंजाबी में, चेन ले लीजिए। तो चेन छोटे छोटे जो पार्ट्स में बनी हुई है, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स उसके वहीं पे सिर्फ वेव बना रहे हैं, वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहे। तो वेव का मतलब एक डिस्टर्बेंस होता है, जिसमें डिस्टर्बेंस मतलब एक हलचल हुई, जैसे मैं बोल रहा हूं तो वेव है। हाँ वो अलग बात है, वो मैकेनिकल वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को नॉन मैकेनिकल बोलते हैं। दो तरह की होती है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। पर दोनों में एक चीज कॉमन है भी, एनर्जी ट्रैवल करती है वेव के अंदर, पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते। जिनको मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल, जिनको नहीं चाहिए वो नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल को फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। तो लाइट का वेव नेचर हमने पढ़ना है हाइगन के अकॉर्डिंगली। लाइट हैज ऑफ वेव नेचर। हाँ तो वेव क्लियर हुआ आपको? वेव मीन्स डिस्टर्बेंस which travel energy from one point to another point। क्लियर है? चलिए, तो इसमें से कुछ लिखने वाला है तो देख लो। लाइट का सबसे पहले न्यूटन ने प्रपोज किया, कौन सा नेचर? कॉर्पस्कल्स वाला नेचर। और कॉर्पस्कल्स वाले नेचर से बनती थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, वो फेल होगी। फिर रे नेचर ऑफ लाइट आया, वो कहता था लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उससे प्रूव होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो आपने 10th में पढ़ा। फिर हाइगन ने प्रपोज किया कौन सा नेचर ऑफ लाइट? वेव नेचर ऑफ लाइट। चलें आगे। तो वेव नेचर ऑफ लाइट, तो देखो अब वेव नेचर ऑफ लाइट कैसा आता है, प्रपोज्ड बाय हाइगन। तो मान लो फिर एक ऐसी डिस्टर्बेंस है, तो अब डिस्टर्बेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो वेव बना दें पहले। तो ये वेव बनी हुई है, ठीक है जी। और लंबी ले जाते हैं इसे। तो इस वेव के अंदर जो पीक वाले पॉइंट्स होते हैं, उन पीक वाले पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं क्रेस्ट से। पीक वाले पॉइंट्स को किससे डिनोट करते हैं? क्रेस्ट। और जो नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं, मिनिमा वाले पॉइंट्स, मिनिमम पोजीशन वाले पॉइंट्स, मिनिमा मिनिमम पोजीशन, उन्हें हम डिनोट करते हैं ट्रफ से। TROUGH, ट्रफ, क्रेस्ट। ठीक है जी। तो क्रेस्ट का मतलब होता है जिन पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट अबव होती है मेन पोजीशन से, मैक्सिमम पोजीशन वाले, और ट्रफ का मतलब होता है जो पोर्शन नीचे चला जाता है मेन पोजीशन से। ठीक है ना। डिस्टर्बेंस में कुछ पोर्शन ऊपर चला जाता है, कुछ पोर्शन नीचे चला जाता है। तो ऊपर वाला पोर्शन हो गया क्रेस्ट, नीचे वाला पोर्शन हो गया ट्रफ। राइट, करें अब क्लियर, करें अब डिस्कस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है वेवलेंथ का। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं सिंबल से, सिंबल है लैम्डा। ठीक है जी। ये सिंबल पहले तो सीख लीजिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन है LAMBDA। व्हाट इज दिस सिंबल? लैम्डा। ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर्स हैं ये, जैसे अल्फा बीटा सीखे आपने, वैसे ये एक नया सिंबल है ग्रीक लेटर। क्या नाम है इसका? प्रोनाउंसिएशन इज लैम्डा। लैम्डा, बी साइलेंट है, बी की आवाज नहीं आएगी, लैम्डा। तो वेवलेंथ इज लैम्डा। तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? सुनो, वेवलेंथ आप बोल सकते हो भी दो क्रेस्ट के सेंटर की दूरी, या दो ट्रफ के सेंटर की दूरी, या वो डिस्टेंस जिसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आ जाए। ध्यान से सुन लो। सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, or the distance in which one crest and one trough is contained, that distance is called wavelength। उसे हम क्या बोलते हैं जी? wavelength। क्लियर है?
क्या हुआ वेवलेंथ की डेफिनेशन? सो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और तीसरा भी लिख सकते हो, डिस्टेंस इन विच वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज कंटेन्ड। जिस डिस्टेंस में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंटेन हो गया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। होप डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। गुड टू गो। चले आगे, बताओ फिर क्या होता है वेवलेंथ? वो डिस्टेंस जिसमें एक दो क्रेस्ट की दूरी या दो ट्रफ के सेंटर की दूरी, या वो डिस्टेंस जिसमें एक क्रेस्ट आ गया और एक ट्रफ आ गया, उस डिस्टेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और डिस्टेंस इन विच वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज कंटेन्ड इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, एक क्रेस्ट आ जाए, एक ट्रफ आ जाए पूरा और पूरा आए। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशंस को, तीनों चीजों को आप एक ही मतलब है वेवलेंथ, राइट। अब वेवलेंथ लैम्डा में होता है। जनरली जो होती है वेवलेंथ बहुत छोटी होती है वेव्स की, तो इनकी वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं नैनोमीटर में। नैनो का मतलब होता है -9 मीटर। अगर आपने थोड़े बेसिक्स पढ़ने शुरू कर दिए तो आपको पता लग गया होगा। नैनो, N इज अ सिंबल ऑफ नैनो, नैनो इज 10⁻⁹। ये भी एक सिंबल होता है आंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं इसे? आंगस्ट्रॉम। कितनी वैल्यू? 10⁻10 मीटर। पिकोमीटर भी होता है एक, नैनो से भी छोटा, -12 मीटर। तो जनरली वेवलेंथ की वैल्यू इनमें एक्सप्रेस करते हैं, नैनो में, आंगस्ट्रॉम में या पिको में। एक और बता दूं, एक माइक्रोमीटर होता है, वो होता है -6 मीटर। माइक्रोमीटर की वैल्यू कितनी? -6। ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रो का सिंबल है U और ऐसे फर्स्ट टांग लंबी। क्या बोलते हैं सिंबल को? माइक्रो। एन साइलेंट है प्रोनाउंसिएशन में, U डालने और U की फर्स्ट टांग को लंबा खींचना, इज कॉल्ड माइक्रो, राइट। तो माइक्रो बोलते हैं सिंबल को। चलो कर लो नोट, देख लो इसे। तो ये हो गया वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, या वो डिस्टेंस जिसमें एक क्रेस्ट आ जाए और एक ट्रफ आ जाए, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। चलें आगे। तो वेव बनी, वेव का ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इसका नाम है वेवलेंथ। कर दे रब, वेवलेंथ क्लियर है सबको? नोट कर लिया? कर लो अच्छे से। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी छोटी क्लासेस में फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते थे एफ के साथ, अब इसे डिनोट करते हैं न्यू। ये सिंबल है, क्या बोलते हैं इसे? न्यू, ग्रीक सिंबल है।
v डालना है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ कर्व रखना है, दैट इज कॉल्ड न्यू। जैसे v सिंपल होता है तो ये सिंपल नहीं होगा, थोड़ा कर्व्ड होगा। जैसे ये होता है v, ये होता है न्यू, बस थोड़ा कर्व सा रखना है, राइट। ये v है, ये न्यू है, ये है न्यू, ठीक है, बना लोगे। थोड़ा कर्व, f भी चलता है पुराना सिंबल फ्रीक्वेंसी का, तो f से भी डिनोट कर सकते हो, न्यू से तो कर ही सकते हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, ध्यान से देखो भी, एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास करती हैं। मान लो कोई भी पॉइंट है P, यहां पे ध्यान से समझना, तो P पॉइंट से 50 बारी क्रेस्ट पास कर गई, 50 टाइम्स क्रेस्ट पास कर गए एक सेकंड के अंदर। तो अगर 50 टाइम्स क्रेस्ट पास कर गए, अभी हमने पढ़ा दो क्रेस्ट के डिफरेंस को क्या बोलते थे, वन वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 50 क्रेस्ट पास करे, दो क्रेस्ट से एक वेव्स पास कर गई, तो हम फ्रीक्वेंसी कितनी बोलेंगे, 25 पर सेकेंड। और एक इसकी दूसरी यूनिट होती है हर्ट्स। हर्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था इसे, तो HERTZ सिंबल होता है कैपिटल H स्मॉल z, पर सेकेंड हर्ट्स, या एक और लिख लेते हैं साइकिल पर सेकेंड। एक पॉइंट पे एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास करती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट in 1 second. Number of waves passing through a point in 1 second. Units per second or hertz or cycle per second. Right? Symbol आपको बता दिया, symbol is F और न्यू। टाइम का रेसिप्रोकल है, एक मतलब नंबर पर सेकंड, कितनी वेव्स पास करते हैं पर सेकंड, तो पर सेकंड या हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, राइट बेटा। तो इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए कर लीजिए नोट फ्रीक्वेंसी, चलते हैं अगले पे। चले आगे, क्लियर है। वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट इज स्पीड। Speed of the wave is the distance covered by the wave, distance covered by the wave in 1 second। मतलब जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 1 सेकेंड में, वही उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। तो इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। तो जितना डिस्टेंस वेव कवर करेगी 1 सेकेंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड इट्स
स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा बच्चों, अब एक और चीज यहाँ पे एक रिलेशन समझाते हैं। वन वेव के डिस्टेंस को बोलते हैं लैम्डा। वन वेव के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लैम्डा। और वन वेव के टाइम को बोलते हैं कैपिटल डी, इसे बोलते हैं टाइम पीरियड। और सी से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ द लाइट को। सी किसका सिंबल होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का ये फॉर्मूला भी चलता है लैम्डा अपॉन टी। तो सी का फॉर्मूला क्या चलता है? लैम्डा अपॉन टी। अब बच्चों 1 अपॉन टी को फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर देते हैं, तो सी बन जाता है न्यू लैम्डा। क्या बन जाता है? सी न्यू लैम्डा। न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ, तो सी बन गया न्यू लैम्डा। क्या बात है? 1 अपॉन टी को हमने क्या बोल दिया? फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये याद रखना, ये रिलेशनशिप होता है न्यू इज इक्वल्स टू, याद है ना, न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं न्यू, न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। तो सी बन गया न्यू लैम्डा, ये रिलेशनशिप चलता है। अच्छा बच्चों, लाइट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए। किसकी स्पीड है? लाइट की स्पीड। किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम या फ्री स्पेस। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड होने के बावजूद, इतनी स्पीड होने के लिए जो लाइट बहुत फास्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो वो डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर में एक्सप्रेस करेंगे। किसमें? मीटर में या किलोमीटर में। तो लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ is the speed of light in free space. फ्री स्पेस बोलो या वैक्यूम बोलो। ओके, तो वेलोसिटी क्लियर हो गया। वेलोसिटी या स्पीड बोल लो, एक था वेवलेंथ, एक थी फ्रीक्वेंसी। 3 टर्म्स क्लियर होगी सारी अच्छे से। चलो, नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड। कर दे रहा, ठीक है, क्लियर हो गया सारा। चेक कर लो। सी का फॉर्मूला न्यू लैम्डा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस। तो सी आ गया न्यू लैम्डा। ये सी का रिलेशनशिप बन गया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ। ओके, तो मिटा दें, अब सारा हो गया ये आपका। चलो, अब ये वेव भी मिटा रहे हैं, कुछ नई चीज सिखाते हैं। एक टर्म होती है एम्पलीट्यूड, वो भी बड़ी आसान होती है, हालांकि उसका कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं होता। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ये जो क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, उनकी कितनी हाइट होती है अबव द मेन पोजीशन। मान लो अगर ये वेव है, तो ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव अबव या बिलो द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है जी, क्या टर्म है ये? फोर्थ टर्म, एम्पलीट्यूड। किससे डिनोट कर सकते हो आप? ए से। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नॉलेज के लिए बता दिया एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है। अबव वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों चीजें बहुत जरूरत होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव अबव और बिलो द मेन पोजीशन।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव अबव और बिलो द मीन पोजीशन, उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, राइट? तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव अबव और बिलो द मीन पोजीशन। एक और क्वांटिटी, अच्छा तो एम्पलीट्यूड की यूनिट भी मीटर ही होती है, ठीक है? कितनी डिस्प्लेसमेंट है अबव या बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, कुछ खास नहीं है। वेव नंबर, इसे डिनोट करते हैं न्यू के ऊपर एक लाइन, उसे बोलते हैं न्यू बार, ओके? तो न्यू बार का मतलब होता है न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। हाँ, कैसे आया? वेव नंबर का मतलब होता है 1 मीटर डिस्टेंस में कितनी वेव्स आती हैं। जैसे मान लो मैंने बनाई ये यहां से यहां तक 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 4.5 भी आ सकती हैं। नंबर ऑफ वेव्स कन्फाइंड इन 1 मीटर, नंबर ऑफ वेव्स कन्फाइंड इन 1 मीटर इज कॉल्ड वेव नंबर, तो उसको उसका वेव नंबर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स confined in 1 meter is called its wave number। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको उसका वेव नंबर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स confined in 1 meter is called its wave number। तो किससे डिनोट करेंगे? न्यू बार। न्यू बार किसके इक्वल? 1 अपॉन लैम्डा। कैसे? क्योंकि जितनी भी लैम्डा है वो 1 वेव है, तो 1 मीटर में कितना आया? 1 बाय लैम्डा। तो इसीलिए न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, इसका फॉर्मूला बनता है। तो नंबर ऑफ वेव कन्फाइंड इन 1 मीटर इज कॉल्ड इट्स वेव नंबर। न्यू बार से डिनोट करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए। वेवलेंथ, 2 क्रेस्ट के सेंटर की दूरी या 2 ट्रफ के सेंटर की दूरी, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट होती हैं, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ है, फॉर्मूला बना न्यू लैम्डा। वेव नंबर, कितनी वेव्स आएंगी 1 मीटर के अंदर, बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल ले लिया, न्यू बार बन गया 1 अपॉन लैम्डा। एम्पलीट्यूड बेकार है, इसका कोई काम नहीं, कितनी डिस्प्लेसमेंट है अबव या बिलो द मीन पोजीशन, राइट? तो ये वेव के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब इन वेव्स के बाद होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उससे बनता है जो स्पेक्ट्रम, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या मतलब होता है? जिन वेव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो और एनर्जी तो है ही है, तो वो प्रोपोगेट करेंगी। तीनों चीजें हों और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं बोर्ड पे बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप 3D समझिए। एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है,
उसके परपेंडिकुलर दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ऑसिलेट करता है वो भी, और प्रोपगेशन आपकी तरफ आ रही है तीसरी तरफ, राइट, आपकी स्क्रीन की तरफ ले लो या बच्चों के स्टूडेंट्स की तरफ जा रही है, तो वो प्रोपगेशन है। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जैसे आप लेफ्ट हैंड रूल सीखते थे 10th में, तो ई बी और प्रोपगेशन सी से डिनोट करते हैं प्रोपगेशन को, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो ई बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। मैं बनाने की कोशिश करता हूं, आप समझो यहां पे, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। देखो जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाते हुए मैं बोल रहा हूं, पहले मेरे गले में कुछ वोकल कॉर्ड्स का वाइब्रेशन हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुई, फिर साउंड जा रही है इसके अंदर, ये माइक्रोफोन पहना हुआ है मैंने, तो ये माइक्रोफोन साउंड वेव को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद फिर जैसे अगर किसी लाउड स्पीकर से सुनना हो, तो फिर दोबारा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, साउंड वेव में, फिर वो आपके ईयर में आती हैं और आपको वाइब्रेशन देती हैं और आपको सुनाई देती हैं। कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? तो साउंड कन्वर्ट हुआ माइक्रोफोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये इसमें पूरा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है, हमें नहीं सीखना, आप पे बहुत डिफिकल्ट है, आप वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, तो साउंड वेव कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे जाएंगी, फिर वो जाके कन्वर्ट होंगी दोबारा से लाउड स्पीकर के अंदर, साउंड वेव के अंदर, ठीक है। और इसमें आप इसे एम्पलीफाई भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, राइट, पता है आपको। तो इस तरह से होता है, ठीक है, हो गया, समझना नहीं है, सीखना नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, आपके मजे के लिए बता दिया, डन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम बोलते हैं, तो कुछ इस तरह से, ये एक डायरेक्शन है जिसमें ऑसिलेट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसको E से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं। और तीसरी डायरेक्शन में इसकी Z एक्सिस की तरफ जो बाहर आ रही है, पर यहां बोर्ड पे हम आपकी तरफ नहीं बना पा रहे क्योंकि ये 3D नहीं है, तो मैं इस तरफ बना रहा हूं, तो ये हो रहा है इसका प्रोपगेशन, इसको हम डिनोट करते हैं C वेक्टर से। वेक्टर क्वांटिटीज आप पढ़ लोगे, फिजिक्स में आएंगी आपको, मतलब ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, कौन, E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल B, इलेक्ट्रिक फील्ड का E, और प्रोपगेशन, प्रोपगेशन इज C। ये परपेंडिकुलर का साइन है और ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब डायरेक्शन है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। उन रेडिएशंस को हम बोलते हैं, कौन सी रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, बढ़ाऊंगा उनका स्पेक्ट्रम है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, दोज रेडिएशंस हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन, all three mutually perpendicular to each other are called electromagnetic waves या रेडिएशंस भी बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन बनती है, जिन रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, उनको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। देख लो, अब बना लो एक बार। चलो, अब इनका स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है करते रहो। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और प्रोपगेशन। और इन्हें आप मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में दो तीन चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, खुद लिख लेना। एक तो इन्हें मटेरियल नहीं चाहिए प्रोपगेशन के लिए, ये फ्री स्पेस में कर सकती है। मटेरियल मतलब मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, खाली जगह में ट्रैवल कर सकती हैं। साउंड नहीं कर सकती, ये कर सकती हैं। तो ये नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। दूसरी बात, इनकी स्पीड फिक्स होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸, राइट। तीसरी बात, इनमें इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोपगेशन है उसे हम एनर्जी भी बोलते हैं, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो तीन फीचर्स आप याद रखिएगा भी, ये फ्री स्पेस में ट्रैवल कर सकती है, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। और तीसरा मैंने अभी आपको बताया, अब इनका स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं हम? अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंजमेंट ऑफ electromagnetic waves in the order of increasing energy, increasing frequency। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ। याद रखना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने अभी आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, C = न्यू लैम्डा। तो C कांस्टेंट होता है, तो न्यू और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली हैं। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। न्यू एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि डिक्रीजिंग वेवलेंथ, उल्टा भी हो सकता है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो जो बन के आएगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है? तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब अरेंज होंगे इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। राइट, क्लियर है सबको? चलिए कर लीजिए डेफिनेशन नोट, फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखवाता हूं। मतलब वेव्स को अरेंज करना है आपने, फ्रीक्वेंसी का बढ़ता कम क्रम होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए। या ऐसा कह लो, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कम हो, वेवलेंथ बढ़ती हो। वैसे हम ये करेंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ती है। ये इजी है याद करना, आप भी याद करिएगा मेरे साथ साथ, बड़े जल्दी से याद हो जाएगा और ये काम आने वाला है आगे। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
तो सबसे पहले है कॉस्मिक रेज, इससे छोटी है गामा रेज। किसमें? ये मैं फ्रीक्वेंसी का घटनाक्रम लगा रहा हूं। गामा से छोटी होती है यूवी, ये सुना ना आपने गामा सिंबल। यूवी से छोटी होती है विजिबल, विजिबल से छोटी होती है इंफ्रारेड, इंफ्रा से छोटी होती है माइक्रो, माइक्रो से छोटी होती है रेडियो। ठीक है, समझ आ रहा है सारा? तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। कॉस्मिक, फिर गामा, फिर यूवी, देन विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। तो ये ऑर्डर है किसका? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का। इसमें अब ये जो विजिबल रेज हैं, ये आगे 7 तरह की होती है, पता है ना? छोटी क्लासेस में से आना शुरू हो जाते हैं। V, I, B, G, Y, O, R। वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं भी, इनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, बस पता होना चाहिए भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मैं बता देता हूं, दिस इज डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, दिस इज इंक्रीजिंग वेवलेंथ, दिस इज डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और यू कैन ऑल्सो से इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो वॉयलेट याद रखना, वॉयलेट होता है 380 नैनोमीटर, नैनोमीटर बताया था ना 10⁻⁹, और रेड होता है 760 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ की वैल्यू याद रखना, वॉयलेट से लेके रेड तक। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस ऑर्डर में जाते हुए वॉयलेट से, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। मतलब कॉस्मिक रेज तो सबसे पहले 4 बहुत, मतलब इसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चाहे मत मानो, मैं 1 बाय 1 समझाता हूँ सारी वेव्स के बारे में। ये बहुत हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, सन से आती हैं, और माना जाता है भी ये ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में ही बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। गामा उससे कम वाली। यूवी आपने सुना है अल्ट्रावायलेट, हमारे घर में जो आरओ प्यूरिफायर है उसमें भी यूवी रेज डालते हैं जर्म्स को किल करने के लिए। विजिबल में वो 7 रंग है जो हमें विजिबल है, 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम जिसे हम देख सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इंफ्रारेड जो हमारे रिमोट्स के में होती है, रिमोट्स यानी कि कार का रिमोट है, चाहे टीवी का रिमोट है, तो उसमें कौन सी वेव छोड़ता है? इंफ्रारेड। माइक्रो हमें पता है, माइक्रोवेव जो घर पे होता है उसमें यूज होता है। और रेडियो, जो रेडियो का ब्रॉडकास्ट करने में यूज हो रहा है, जो मैंने अभी बोला यहाँ पे जो यूज हो रही है, मेरी साउंड को कन्वर्ट करनी है, वो रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करनी है, तो वो रेडियो वेव्स होता है। जो आप रेडियो सुनते हो घर पे, वो रेडियो का ब्रॉडकास्ट किसमें होता है? रेडियो वेव्स में होता है। तो इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? कॉस्मिक की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? कॉस्मिक की। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हुई? रेडियो की। और 7 कलर में से सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है वॉयलेट की, सॉरी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की। मतलब इस ऑर्डर में जाते हुए फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो आपको याद करना है, मेरे साथ बोलो 1 बाय 1, कॉस्मिक, गामा, यूवी। हाँ, एक यहां पे मिस हो गया, मैं सोच रहा था क्या मिस हो गया, यहां पे एक एक्स रेज भी होता है, फिर यूवी था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भूल गया था। तो कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, देन यूवी। अब मैं जब आपको रिवाइज करा रहा था ना, तो ऐसे रिवाइज कराते कराते मेरे को याद आया, दोबारा से कॉस्मिक, गामा, गामा के बाद एक्स रेज, यूवी, यूवी के बाद विजिबल, विजिबल के बाद इंफ्रा, इंफ्रा के बाद माइक्रो और रेडियो। 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम आना चाहिए। और विजिबल में कौन से 7 कलर है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। ठीक है जी, तो विबग्योर करके
380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर तक 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम है। राइट, क्लियर है ये सारी बातें। अब अगली क्लास में आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ाएंगे, तो वहां पे याद रखना है आपने, उन्होंने बताया भी जो एनर्जी होती है किसी भी वेव की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी का सिंबल रट लो सारे, न्यू से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ भी कॉस्मिक रे सबसे ज्यादा एनर्जी वाली है, ये रे सबसे ज्यादा एनर्जी वाली है और ये रे सबसे कम एनर्जी वाली है। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कॉस्मिक की एनर्जी सबसे ज्यादा है, रेडियो की एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि ऐसा माना गया है। पढ़ाएंगे आपको अगली क्लासेस में प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी। एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा एनर्जी। ओके, क्लियर? तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा एनर्जी। तो कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो एंड देन रेडियो, और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एनर्जी। ठीक है जी। और न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के हम करेंगे। क्या फॉर्मूला बताया था? C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। कैसे बताया था? C इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वन वेव का डिस्टेंस लैम्डा, वन वेव का टाइम कैपिटल T। बच्चों ये पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T। तो बन गया C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। और ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप अपने दिमाग में रखिए, काम आएंगे। ठीक है जी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्लियर है सबको? तो ये 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट की वेवलेंथ आपको बताई 380 नैनोमीटर, रेड की बताई 760 नैनोमीटर। क्लियर है जी? याद रहना चाहिए सबको, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ठीक है, नोट कर लेना। मैं आपको टाइम देता हूं 2 मिनट का, और बातें करते हैं। बस आप सेशन देखते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब आपके साथ लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जूम सेशंस जल्दी मिलेंगे आपको 1-2 दिन में। राइट बेटा? और बस आप पढ़ाई करो। ठीक है जी, ये आप टॉपिक कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, वो अच्छे से कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स करवाएंगे C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा के बेसिस पे। न्यू का मतलब क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, और C वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेरी गुड। चलिए, क्लियर है सारी बातें? कर लीजिए नोट। कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो और रेडियो। ओके, तो इस ऑर्डर में जाते हुए क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। मतलब कॉस्मिक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होगी ना तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। और एनर्जी का फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। भी एनर्जी डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी भी कॉस्मिक की सबसे ज्यादा होगी और उसकी सबसे कम होगी, रेडियो की। राइट बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए टिल देन। ओके, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस वन बाय वन इफ यू वांट टू डू वेल इन केमिस्ट्री। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।